Sexual violence has had its origins even within the institution. The case of Aruna Shanbag being a case in point. कोलकाता में हाल ही में हुए इस ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले ने देश भर में महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर सवाल तो खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान अरुणा शॉनबाग के दर्दनाक मामले का जिक्र किया, जिससे ये मुद्दा और गहराई से समझा जा सके। आइए जानते हैं अरुणा की कहानी क्या थी और ये कैसे मौजूदा स्थिति से भी कहीं न कहीं जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में 20 अगस्त को जब कोलकाता के इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए बलात्कार और हत्या के मामले की सुनवाई हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने अरुणा शॉनबाग के मामले का जिक्र किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे महिला स्वास्थ्य कर्मियों की प्रणाली में एक रूढ़िवादी पेट्रियार्कल हिंसा का सामना लड़कियों को करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अरुणा शॉनबाग का मामला इस बात का उदाहरण है कि कैसे महिला डॉक्टर और नर्सेस अपने वर्क प्लेसेस पर असुरक्षित महसूस करती हैं। अरुणा शॉनबाग की कहानी दिल को छू लेने वाली जरूर है, समाज की गहरी समस्याओं को भी उजागर करने वाली है। 27 नवंबर 1973 को अरुणा, जो महज 25 साल की थी, मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल KEM हॉस्पिटल में उन्हें क्लीनर ने असॉल्ट किया। उस दिन काम खत्म होने के बाद अरुणा अस्पताल के बेसमेंट में गई, जहां सोहनलाल नामक एक सफाई कर्मी ने उन पर हमला किया। कौन थी अरुणा शॉनबाग? मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में दवाई का कुत्तों पर एक्सपेरिमेंट करने का डिपार्टमेंट था। इसमें नर्स कुत्तों को दवाई देती थी। उन्हीं में से एक थी अरुणा। अरुणा ने ड्यूटी पूरी की और घर जाने से पहले कपड़े बदलने के लिए बेसमेंट में गई। वार्ड बॉय सोहनलाल पहले से वहां छिपा हुआ था। उसने अरुणा के गले में कुत्ते बांधने वाली एक चेन से लपेटकर उसका गला घोट दिया, पर गले की नसें दबने से वे बेहोश हो गई। अरुणा कोमा में चली गई और कभी ठीक नहीं हो सकी। जब कोई मरीज बहुत ज्यादा पीड़ा से गुजर जाता है और ऐसी कोई बीमारी होती है जो ठीक नहीं हो सकती है, जिसमें हर दिन मरीज मौत जैसी स्थिति से गुजरता है, तो उन मामलों में कुछ देशों में इच्छा मृत्यु दी जाती है। अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें खाना भी खिलाया। खाना खिलाकर ही उन्हें कहा जाता है जिंदा रखा गया। अरुणा का निधन 18 मई 2015 को निमोनिया के कारण हुआ। उनके दुखद जीवन ने महिला सुरक्षा भारत में इच्छा मृत्यु के कानूनी ढांचे पर एक चर्चा का विषय बनाया है। इच्छा मृत्यु। मार्च 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शॉनबाग के मामले को देखते हुए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी। इस ऐतिहासिक फैसले में कोर्ट ने कहा कि कुछ खास परिस्थितियों में लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को हटा दिया जा सकता है, बर्दाश्ते कि ये अनुरोध मरीज के परिवार की ओर से हो और डॉक्टर व न्यायपालिका की देखरेख में हो। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए टर्मिनली इल पेशेंट्स को चिकित्सा उपचार से मना करने का अधिकार दिया। इस फैसले ने लिविंग विल्स को मान्यता दी, जिससे मरीज पहले से ही अपने इलाज के बारे में अपनी इच्छाएं बता सकता है। हालांकि कोर्ट ने घातक दवाओं के उपयोग की अनुमति नहीं दी, लेकिन लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को हटाने की अनुमति दे दी। बेल्जियम, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड और लग्जमबर्ग में यूथनेशिया, दया या इच्छा मृत्यु की इजाजत है। अमेरिका के सिर्फ 5 राज्यों में ही इसकी इजाजत है। भारत में ये मुद्दा विवादास्पद है। धार्मिक वजहों से लोग ये मानते हैं कि किसी को इच्छा मृत्यु की इजाजत देना ईश्वर के खिलाफ जाने के समान है। ये उम्मीद की जाती है कि मरीज किसी दिन अपनी बीमारी से बाहर आएगा। भारत में यूथनेशिया के ऐसे कोई मामले हैं या नहीं, तो आपको बताते हैं। 1994 में पी रत्नम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को मरने का अधिकार होता है। हालांकि 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पुराना फैसला पलट दिया। कहा मरने का अधिकार देना तो संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीने के अधिकार का उल्लंघन है। 2000 में केरल हाईकोर्ट ने कहा कि इच्छा मृत्यु की इजाजत देना आत्महत्या को स्वीकार करने के बराबर होगा। अरुणा शॉनबाग की कहानी और कोलकाता की हालिया घटना दोनों ही दिखाते हैं कि हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा, इसमें कानूनी सुरक्षा उपायों की जरूरत है। जब तक हमारे देश में इस तरह की घटनाओं को रोका नहीं जाता, तब तक अरुणा शॉनबाग जैसी कहानियां हमें झकझोरती रहेंगी, हमें याद दिलाती रहेंगी कि हमें बदलाव की सख्त जरूरत है।